बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। हेडिंग बना लें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता, मगर इस टॉपिक में से एमसीक्यूज आ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज भी, मगर ये लॉन्ग में नहीं आता। ये आप लोग छोटे छोटे होते थे ना, 9th क्लास में गए जब इतने इतने होते थे ना, तब भी आप लोगों ने पढ़ा था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरह की थी। बताना था कौन कौन सी। अब कहीं बोलेगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कोई बोलेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम में छिपना मारना, ऐसा नहीं है। वो इसकी आपको याद होगा, इसकी स्टेट्स थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक और डायनामिक। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, कंडीशन दो ही है। तो चलिए देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं। पहली वाली को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम माशाअल्लाह, और आपको पता है दूसरी वाली को क्या बोलते हैं? दूसरी वाली को बोलते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहली वाली कंडीशन का नाम क्या है, जल्दी बोलो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और दूसरी वाली का नाम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्योंकि फोर्सेस से डील करती है, इसीलिए हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का नाम ही देते हैं। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्योंकि टॉर्क्स को डील करती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी बोलते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इज सेड टू बी इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जबकि टॉर्क्स की डेफिनेशन में क्या आएगा? इफ सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इज सेड टू बी इन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फोर्सेस से डील करती है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली अगर तमाम फोर्सेस का सम जीरो आ जाए तो हम कहते हैं उसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। अगर तमाम टॉर्क्स का सम जीरो आ जाए तो हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने। अगर तमाम फोर्सेस का सम जीरो हो तो आपको पता है उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। अगर टॉर्क्स जीरो होंगे तो बच्चों उस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा। कल मैंने आपको बताया था टॉर्क वाले लेक्चर में कि एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स चैप्टर नंबर 5 में। अब ये क्यों जीरो बबला? आप पढ़ते नहीं है, फोर्स बेचारी एमए करके बैठी हुई है। तो मेरी बात सुनो, अगर फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। अच्छा, और टॉर्क का क्या फार्मूला बताया था? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर टॉर्क जीरो देगा तो अल्फा भी क्या देगा? जीरो देगा। इसका मतलब अगर टॉर्क जीरो है तो अल्फा जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। और जब किसी बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम कहते हैं बच्चों को बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे इक्विलिब्रियम का हमने क्या नाम रखा हुआ है? ट्रांसलेशनल। और जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है हम उसको क्या बोलते हैं? कि वो कौन सी इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये रोटेशनल मोशन का फैक्टर है, ये ट्रांसलेशनल मोशन का फैक्टर है। तो बड़ी मशहूर लाइन बोलने लगो क्या? व्हेन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड, there is no linear acceleration in the body and body is said to be in translational equilibrium. When second condition of equilibrium is satisfied, there is no angular acceleration in the body and body is said to be in rotational equilibrium. ये आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का टॉपिक ओपन करें। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का बुक खोल के रखें साथ साथ, उसमें पहला वाला ग्रीन ब्लॉक लिखा होगा। पहला ग्रीन ब्लॉक देखें, उसमें यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखें? When first condition of equilibrium is satisfied, there is no linear acceleration in the body and body is said to be in this way, translational equilibrium. When second condition is satisfied, there is no angular acceleration in the body and body is said to be in rotational equilibrium. डन हो गया? याद हो जाएगी ये बात? चलो आओ इधर वापस। ये तो बात तो बिगड़ी चली। ये मैंने कंडीशंस की बात की। अच्छा, इसके बाद में बच्चों याद रखिएगा इक्विलिब्रियम की टाइप्स। इक्विलिब्रियम की टाइप्स ये दो होती हैं। एक को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम
और एक को हम किसका नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। एक को हम किसका नाम देते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक को किसका नाम देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, इनको समझने से पहले ना मुझे एक जनरल बात बताएं, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? A body is said to be in equilibrium if it is at rest or moving with uniform velocity. देखिए, a body is said to be in equilibrium, साइड पर ऐसे लिख लें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। A body is said to be in equilibrium, a body is said, हालांकि ये मैटर में पड़ी हुई है बट फिर भी, be in equilibrium if it is at rest और या फिर क्या कर रही हो, मूविंग किससे, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी बच्चों इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी, कब, अगर वो किस हालत में होगी, या तो रेस्ट की हालत में होगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। क्या कर रही है? The type of equilibrium in which body is at rest, this type of equilibrium is known as static equilibrium. The type of equilibrium in which body is moving with uniform velocity, this type of equilibrium is known as dynamic equilibrium. इसका मतलब ये होगा, static equilibrium में बॉडी किस हालत में होती है, जल्दी बताएं, रेस्ट की हालत में होती है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम में बच्चों बॉडी, इसका मतलब इसकी डेफिनेशन के अंदर से बेसिकली हमने सीख लिया कितनी टाइप्स निकाल ली, दो टाइप्स निकाल ली। फिर एक एंटी टेस्ट में हमारे से बड़ा मशहूर पॉइंट आ जाएगा, इधर सुने, जब बॉडी रेस्ट पर होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, और उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, जीरो। मगर जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो नहीं होती, बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते ही बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्या ख्याल है? When body moves with uniform velocity, its acceleration is zero. वो कैसे? आप पढ़ते नहीं एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट से मुराद है ना फाइनल चेंज हो रही है ना इनिशियल चेंज हो रही है, दोनों ही सेम है, तो वो कर देंगे तो एक्सेलरेशन तो जीरो आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, वेलोसिटी जीरो नहीं है। जबकि इसमें अगर रेस्ट पे तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है, तो दोनों में मेजर फर्क क्या होगा? इसका मतलब सुने, the type of equilibrium in which both velocity and acceleration are zero, the type of equilibrium in which velocity is not zero but acceleration is zero, dynamic equilibrium। डन, चलिए नोट कर लें, नोट कर लें। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसकी बेस्ट एग्जांपल में आप कह सकते हैं, बुक लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ टेबल। क्या क्या है? एक बुक टेबल के सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा, मगर इसकी आप ऐसी एग्जांपल कह सकते हैं, आप पैराट्रोपर, कौन, पैराशूटर, मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो नीचे आ रहा होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। वो क्यों, कैसे वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है, उसके लिए हम चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ेंगे डिटेल में तब पढ़ेंगे वहां पे। तो ये इसकी एग्जांपल्स भी आ गई आप लोगों के पास, बुक में नहीं लिखी हुई, आपकी टेक्स्ट बुक में ये चीजें नहीं लिखी, वो उसने सिर्फ कंडीशंस को एक्सप्लेन किया हुआ। हां, मगर ये किसके बारे में, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। वापस उसी पेज पर जाएंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स वाले टॉपिक पर। उसका दूसरा ग्रीन ग्लोब देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है दूसरे ग्रीन ग्लोब में, जल्दी पढ़ो आवाज। If a body is at rest, it is said to be in steady equilibrium, but if the body is moving with uniform velocity or rotating with uniform angular velocity, it is said to be in dynamic equilibrium। डन हो गया, बस तो इतना सा लिख, उसने सिर्फ इतना सा लिखा है दोनों के बारे में, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सर जी ये तो हो गई जनरल बातें जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज के हवाले से करनी है, याद करनी है। अब मैं थोड़ी और बातें करने लगा हूं उसके बारे में, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। एग्जांपल्स भी सारे को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हेडिंग बना दें, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम अब इनको थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से देखते हैं और एंट्री टेस्ट में इनसे बड़े अच्छे से क्वेश्चन आते हैं।
या तो कर लिया और सब ओ भाई कर लिया ओके इधर आओ ये देखो इधर इधर ये देखो ब्यूटीफुल बॉडी वाओ बच्चों ये एक बॉडी है इस बॉडी के ऊपर लेट मी से मैं कहता हूं 5 न्यूटन की फोर्स लगी कितने न्यूटन की 3 न्यूटन ठीक है 4 न्यूटन की 4 न्यूटन की टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है 4 लग रही है अच्छा फिर सुकून नहीं मिला 6 न्यूटन की 2 न्यूटन की 3 न्यूटन की 5 न्यूटन की यार आप लोग देखें कि इस बॉडी के ऊपर कितनी ज्यादा फोर्सेस लग रही मगर एक चीज गौर करने वाली है कुछ फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग लग रही है जबकि कुछ फोर्सेस वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है ऐसे ही है इसका मतलब कुछ फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग है और कुछ तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जो फोर्स लग रही है हम लोग इसको दो तरीकों से देखेंगे किस किस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग भी और हम लोग इसको देखेंगे वाई एक्सिस के अलोंग किसके अलोंग देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी if sum of all the forces along x axis is zero sum of all the forces along y axis is zero तब भी वो बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगी ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था बचपन में ना वो फोर्स के भाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं होते होते x और y तो इधर आओ इस बॉडी के ऊपर मैं आपको कहता हूं अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखें डायग्राम बना के लिखें अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तसल्ली से लिखें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है हेडिंग बनाइए और लिखें अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाएं और हेडिंग बना दें कि अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब जब भी फर्स्ट कंडीशन लगानी है आप सबसे पहले देखिए कुछ फोर्सेस किसके अलोंग है और कुछ तो चलिए जी हम सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस देख लेते हैं बच्चों मुझे एक बात बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग एक फोर्स 5 न्यूटन की एक 3 न्यूटन की एक 4 न्यूटन की एक 4 न्यूटन की टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं 4 लग रही हैं मगर आप लोग देखें कुछ फोर्सेस का मूव इधर को है कुछ फोर्सेस का मूव उधर को है दोनों ऑपोजिट है आमतौर पर यह बोला जाता है कि अगर आप लोग लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे तो राइट वाली और अगर राइट वाली को पॉजिटिव दिया तो लेफ्ट वाली को नेगेटिव देने का बात यही है इसी तरह अगर अपवर्ड लगने वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवर्ड वाली को ये साइड पर रूल लिख लें मतलब रूल का लिख रहे हर बच्चे को पता होता है अगर लेफ्ट वाली पॉजिटिव तो राइट वाली अच्छा एक मिनट पहले तो मुझे बताइए इसके ऊपर टोटल फोर्सेस कितनी है एक्स एक्सिस के लोग 4 चलिए चारों को ऐड करते हैं पहले उधर से देखना शुरू करें 5 न्यूटन जमा 3 न्यूटन जमा 4 न्यूटन जमा 4 न्यूटन is equal to 0 क्योंकि along x axis हमने क्या करना है सारी फोर्सेस का सम करके 0 के बिल्कुल कर देना अब ये देखें इधर सुने इनमें से मैं इनके साथ कौन सा साइन लगा दूं प्लस का और इनके साथ क्या लगा दूं नेगेटिव का साइन बजा क्योंकि अगर ये देखें उस साइड वाली पॉजिटिव नहीं है तो इस साइड वाली बताइए कितना आंसर आएगा ये बनेगा 8 न्यूटन ये बनेगा -8 न्यूटन is equal to 0 तो बच्चों 0 is equal to 0 ये तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड बराबर नहीं आ गई इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो गई है अलोंग एक्स एक्सिस एम आई राइट डन सिमिलरली अब किसके अलोंग करना है बताएं चलें करें अलोंग वाई एक्सिस सबसे पहले बताइए कितनी फोर्सेस लग रही हैं कौन कौन सी चलिए वो ऊपर वाले देखते हैं सबसे पहले 6 न्यूटन की प्लस साइन बात लगाते हैं 2 न्यूटन की प्लस 3 न्यूटन की प्लस 5 न्यूटन की और सबका सम किसके इक्वल पुट कर दिया करना है 0 के इक्वल पुट कर दिया करना है चलो आओ इधर ये देखो अगर मैं कहता हूं कि अगर ये ऊपर वाली क्या नहीं पॉजिटिव तो नीचे वाली क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे बात करो
तो आप देखें क्या ये 8 बन रहा था और ये -8 न्यूटन बन रहा है इज इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ पे भी 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब है इस बॉडी के ऊपर x एक्सिस के अलोंग भी फर्स्ट कंडीशन लग रही है, y एक्सिस के अलोंग भी फर्स्ट कंडीशन लग रही है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दिस बॉडी इज इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। डन। अच्छा अब इधर सुने, अगर मैं आपसे कहता, अगर आपसे मैं क्वेश्चन कहता हूं कि मुझे ये बताएं ये कौन है, 6 न्यूटन की फोर्स लगी, 3 न्यूटन की फोर्स लगी, 2 न्यूटन की फोर्स लगी, बताइए ये फोर्स कितनी होगी जो इसको बैलेंस करेगा। अब कुछ बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ क्या काम करेंगे, वो कहेंगे नहीं मैंने तो तसल्ली के दिल की खातिर क्या काम करना है, पहले मैंने इन तीनों को ऐड करना 3 न्यूटन, फिर सारो जमा 6 न्यूटन, जमा जो मैंने मालूम करनी है वो नहीं मुझे पता F, जमा 2 न्यूटन और इनको किसकी इक्वल पुट करते हैं 0 की इक्वल पुट कर देंगे। अब देखेंगे अब ये वाली अगर पॉजिटिव लेनी तो ये वाली, तो अगर इनके साथ कौन सा साइन लगाया प्लस, अगर इनके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे ये कितना बनेगा 9 F -2, 9 -2 कितना बनेगा 7, तो बच्चों 7 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस का 7 नहीं प्लस का 7 आना था, कौन सी आ गया सुबह सुबह उठा के एक रोना नहीं ऐड करते हैं सर, आप लोग माशाल्लाह पीएचडी लेवल वाले बच्चे थोड़ी हैं। 9 न्यूटन जमा -F जमा -2 न्यूटन इज इक्वल टू 0। अच्छा 9 -2 कितना हो गया 7 न्यूटन -F इज इक्वल टू 0, तो F यहां से F को इधर नहीं है, F इज इक्वल टू कितना आ गया, तो लेकिन इसका मतलब है कि ये फोर्स कितने न्यूटन की होगी 7 न्यूटन की होगी। अब एक तरीका ये था, दूसरा बच्चे देखते हैं टोटल दोनों का ऐड करके कितना बनता है 9, ये कितनी लग रही है 2, इसका मतलब है 7 होगी, कितनी बैलेंस होगी, कुछ बच्चे गलती कर लेते हैं, मगर अगर कंडीशन लगा के करने फिर प्यार से ऐसे कर लें ना। चलो एक और बात सुनो, इधर आओ सर, ये समझ लगी थोड़ी बहुत फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भाईजान, जज्बात समझ नहीं पक्की बात चीता। चलो आओ अगर मैं आप लोगों को कहता हूं सपोज करें, हेलो कोई आप लोगों में से हिंदू हो, हिंदू है कोई, ये देखो सर ये सपोज करते हैं बेचारा कल को फुर्क गया, ठीक है अब तस्वीर लगानी घर में, क्या लगानी है फूल चढ़ा के पप्पू मोल्डो में क्या लगा रही है इस बच्चे की, वाओ वो तस्वीर भी बड़ी कर रही है, ये क्या याद करो उसको, थोड़ी बड़ी तस्वीर कर रही है, वो आपके घर की छत है, वाओ लो इस घर की छत के साथ 2 रस्सियां लगा दी, ये इन रस्सियों की मदद से आपने क्या काम कर दिया, इस पिक को हैंग कर दिया, ठीक है। अब इस पिक का वेट उठाने का आपने किधर तक करेगा, वेट इसका वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और रस्सी में जो टेंशन दी होगी वो किधर तक एक्ट करेगी, अपवर्ड ही एक्ट करेगी, वो किधर तक एक्ट करेगी, अपवर्ड एक्ट करेगी। डन, ये तो मानते हैं। अच्छा सपोज करते हैं, बल्कि सपोज क्या करना है, आप एक काम करें 4th लास्ट न्यूमेरिकल निकालें चैप्टर का, जल्दी जरा देखें 4th लास्ट न्यूमेरिकल में वेट कितना दिया हुआ है, लोड ऑफ कितने न्यूटन 10। अच्छा उसको छत के साथ में करने लगता है 2 रस्सियों की मदद से, और उसका एंगल कितने डिग्री बन रहा है 15 डिग्री, कितने डिग्री बन रहा है, तो मेरी बात सुने, आपको मैथ में पढ़ते थे वो जी वाला कि अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 15 डिग्री होगा, पता है ना ये, तो अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, अगर ये 15 डिग्री है तो ये देखने में 15 ही नजर आ रहा है, बट कंसीडर करते हैं, याद रखोगे। वो कहता है इन रस्सी में जिसके साथ इस बेचारी को लटकाया है वो रस्सी टेंशन में आई हुई है, वो रस्सी किसमें आई हुई है, उस टेंशन को मालूम करो। How we will find the value of the tension in this case? अब कई फुल आंसर देखने को सकते हैं, 19.3 न्यूटन है ना, बताओ कैसे, सभी कैसे करेंगे अब इसको, गोली मत इधर पापा के पास आओ, ये देखो सर जी
आप देखें ये t जो है ना ये x एक्सिस के लोग है ना ये वेट तो है ही वर्टिकल ना, ये तो y एक्सिस के लोग ही है, मगर ये t ना x एक्सिस के लोग है ना, ये t भी ना x एक्सिस के लोग है ना। तो हम सबसे पहले इस टेंशन को खत्म करते हैं, हम टेंशन के टोटे करते हैं, हम टेंशन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, हम टेंशन को बांट देते हैं। क्या करेंगे? ये देखो इधर पापा को देखो, इस टेंशन के इस वाले टेंशन के कितने कंपोनेंट बनेंगे? एक इधर बनेगा, क्यों यू एक ये कंपोनेंट बनेगा, एक ये कंपोनेंट बनेगा ना। थीटा के सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? नहीं, थीटा के सामने वाला साइन, ये बनेगा t sin 15 डिग्री, और ये वाला क्या बनेगा? t cos 15 डिग्री। डन हो गया। अब इस साइड वाले के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पैसे लगने, ये इधर ये बनेगा, इधर को और ये इधर को बनेगा। ये सामने वाला क्या बनेगा? t sin 15 डिग्री, और ये क्या बनेगा? t cos 15 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया? मैंने इन दोनों टेंशनों को बांट दिया। जरा गौर से देखें। अब इस पूरी डायग्राम में कुछ फोर्सेस एक्स एक्सिस के लोग हैं और कुछ, चलो हम ये देखें कौन कौन सी एक्स एक्सिस के लोग हैं, जल्दी बताना। एक ये वाली t cos 15 इधर वाली, और एक t cos 15 इधर वाली, ये दोनों एक्स एक्सिस के लोग हैं। y एक्सिस के लोग कौन सी है? ये t sin 15 के ऊपर पे, ये t sin 15 के ऊपर पे, जब भी w, इसका मतलब इस डायग्राम में x और y दोनों वाली फोर्सेस मौजूद है। चलो हम सबसे पहले किसके लोग रूल लगाएंगे? x एक्सिस के लोग लगाते हैं पहले। अच्छा, x एक्सिस के लोग टोटल कितनी फोर्सेस हैं जल्दी बताइए। एक है t cos 15 डिग्री, दोनों को ऐड करें, जमा दूसरी भी t cos 15 डिग्री, और इन दोनों का सम किसके इक्वल कर दें? 0, क्योंकि सिग्मा fx = 0 ये रूल लगाया है। 0 यहीं पर आप दोनों को ऐड कर दिया। मगर आपको पता है कि अगर ये वाली फोर्स पॉजिटिव है तो ये वाली नेगेटिव होगी, तो देखें क्या बना? प्लस p cos 15 डिग्री माइनस p cos 15 डिग्री, ये तो दोनों ही आपस में कट गए, तो 0 = 0 आ गया। यहाँ पे तो आपको टेंशन हासिल ही नहीं हुई। इसका मतलब x एक्सिस से आपका आंसर नहीं आया। अब किसकी बारी आएगी? वाओ, इधर को आओ, ये देखो। अब हम लगाएंगे अलोंग y एक्सिस। यार देख लेना ये वीडियो में आ रहा है, मतलब चेक करना आ रहा है वीडियो में। ओके गुड। अब इधर देखें जरा, सर जी y एक्सिस के लोग कौन कौन सी लग रही है? ये t sin 15 ऊपर को, ये भी ऊपर को। अच्छा एक मिनट, पहले तो सबको ऐड करते हैं। t sin 15 डिग्री जमा t sin 15 डिग्री प्लस w = 0, किसी को समझ लगी हो? ये दो ऊपर को w नीचे को। हाँ, अब ये ऊपर वाली अगर क्या लेनी है तो ये नीचे वाली को नेगेटिव लेना है। तो आओ इधर पापा के पास, ये दोनों ऐड हो गए, t sin 15 प्लस t sin 15 तो मिल गए 2t sin 15 डिग्री। ये प्लस माइनस w = 0, ये माइनस w इधर आके क्या हो गया? तो 2t sin 15 डिग्री = w, और 2d का t निकालो तो t = w और 2 sin 15। वेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 2 sin 15 डिग्री डिवाइड करो 19.3 का आंसर हासिल करो। ठीक है सर, क्यों? वो 2 डिवाइड हो गया ना, उधर वो 2d का ही तो 2 लेके आए हैं उधर। ये देखो ना, ये 2d का 2 भी तो इधर लेके आ गए sin 15 के साथ, तो ये उधर d बच गया। मेरा सर क्या हो गया तुम्हें? मल्टीप्लिकेशन में ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, 2 भी t भी sin 15 भी, तो तुम 2 को इधर ले आओ तो बेचारी बनी रहती कभी मल्टीप्लिकेशन है जाके दो। तो ले जी बच्चों, ये आप लोगों के पास न्यूमेरिकल था, कौन सा था ये न्यूमेरिकल? हाँ, तो ये भी साथ में हो गया। ओके चलिए इसको शाबाश, जल्दी जल्दी नोट कर लें।